Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSelvi. Today's our topic is cell. This comes under tree breeding and improvement chapter. Okay, so be attentive, be not missed. Let's start. सेल के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये एक रिवीजन स्लाइड है। देखिए पहले तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। साइज ऑफ सेल छोटे से लेकर बड़े साइज वाला भी सेल है। जैसे कि स्मॉलर साइज अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के हैं, जैसे कि 0.2 टू 5 माइक्रोन, मतलब 0.2 माइक्रोन, मतलब आप समझ सकते हैं 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। ओके, एंड लार्जेस्ट सेल 75 मिलीमीटर मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच एग में। ओके, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एक प्लांट सेल आप बोल सकते हैं। प्लांट सेल को सराउंडिंग करके सेल वॉल रहता है। सेल वॉल होता है नॉन लिविंग, बट सेल मेम्ब्रेन होता है लिविंग। ये चीज दोनों आप याद रखेंगे। और सेल वॉल क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए। वॉल प्रेशर क्यों बिल्ड अप होता है? सेल वॉल के लिए। टर्गर प्रेशर क्यों बिल्ड अप होता है? सेल वॉल के लिए। ओके, सेल वॉल बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है। पहला वाला मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दी वॉल इमीडिएट लेबर सेल्स, मतलब यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, दोनों के सेल वॉल का मिडिल लैमेला कनेक्टेड है। इसीलिए इस दोनों में न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सब हो पाता है, मतलब अपोप्लास्टिक मूवमेंट हो पाता है। इसीलिए मिडिल लैमेला इंपॉर्टेंट है। ये किससे बना है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, पेक्टिन से। पेक्टिन मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से। ओके, देन प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जनरली प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज, जो कि वुड का बहुत ज़्यादा कंपोजिशन है। क्यों वुड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों प्लांट का सेल वॉल इतना स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज की वजह से। ओके, सेलुलोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए ग्रासेस एंड कुछ सुबाबुल ट्री, यूकैलिप्टस ट्री, ये सारी चीज़ सेलुलोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको हम पेपर के लिए यूज करते हैं। ओके, पल्पिंग एंड पेपर प्रोडक्शन के लिए। सेकेंडरी सेलुलर, सेकेंडरी सेलुलर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज। ओके, सेलुलर मतलब सेलुलोज, ये चीज़ आप याद रखेंगे। एंड मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ पेक्टिन। और सेलुलोज पेक्टिन ये बहुत ज़्यादा हार्डी सब्सटेंस है। ओके, देन आता है प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन। मैंने अभी बताया था सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट है, यहीं से लिविंग पार्ट की शुरुआत होती है। और ये मेडअप ऑफ होता है लिपोप्रोटीन। देखिए सेल वॉल मेडअप ऑफ होता है पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पर सेल मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ होता है लिपोप्रोटीन, मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड अराउंड 60%, प्रोटीन अराउंड 40%। ओके, देन आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सिंपल आप याद रखेंगे, एक सेल में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी है सबको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम not only eukaryotic. Okay, endoplasmic reticulum is not found in RBC, eggs, embryonic cell and prokaryotic में। इसका मतलब RBC में, eggs में, embryonic cells में एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता। ओके, सेल मेम्ब्रेन आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता। और इन यूकैरियोटिक सेल आरबीसी में तो नहीं होता, और अदर सेल में तो होता है। अदर सेल में दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता, इसलिए स्मूथ उसे बोला जाता है। और ये किस लिए जिम्मेदार है? ये कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन के लिए, स्टेरॉयड हार्मोन के लिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो इसका मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। देन आता है राइबोसोम। अभी तो बताया राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसका साइज अराउंड 200 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। ये हमारे पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल एग्रीकल्चर में। ओके, तो राइबोसोम क्या करता है? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम कहाँ पे सिंथेसाइज एंड असेंबल होता है? ये न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्पेसिफिक पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके,
राइबोसोम और साइटोप्रोटीनसिस। तो ये और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 80s राइबोसोम एंड 70s राइबोसोम। जनरली प्लांट में आपको मिलेगा 80s राइबोसोम और इसका सब यूनिट है 60s 40s। देखिए 60s 40s को मिला देंगे तो फिर ये 100s होगा। इसका मतलब नहीं है 100s, ओके। ये 80s का 2 पार्ट है, 60s 40s ऐसा नाम दिया गया है। 70s आपको एनिमल में जनरली मिलता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में जनरली मिलता है, ओके। माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में 70s मिलता है। इसका अगर इसको हम सब यूनिट में देखेंगे 50s 30s, 50s 30s को मिला देंगे तो फिर 80s होगा। पर ये एक्चुअल 80s नहीं है, 70s है, ओके। जैसे ये 100s नहीं 80s है, उसी तरह 50s 30s 80s नहीं था 70s है। तो फिर देखते हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। देखिए पहले तो यूकैरियोट्स मतलब आपको ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ही है ट्रू न्यूक्लियस, ओके। एंड प्रोकैरियोटिक मतलब ही है प्रिलिमिनरी न्यूक्लियस, मतलब फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे फॉल्स न्यूक्लियस। और न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। सब कुछ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सब एब्सेंट है। जैसे कि राइबोसोम हो गया मेम्ब्रेन बाउंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया मेम्ब्रेन बाउंड, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जैसे कि आपको यूकैरियोटिक सेल में 2 तरह के राइबोसोम मिलेगा जो हमने अभी डिस्कस किए थे, बोथ 80s एंड 70s। पर यहाँ पे ओनली 70s प्रोकैरियोटिक में। साइटोप्लाज्म हैज माइक्रोट्यूबुल्स। ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट में होता है, ओके। याद रखेंगे ये चीज, मतलब सेंटर में 2 और उसके पेरीफेरी में 9। साइटोप्लाज्म डज नॉट हैव एनी माइक्रोट्यूबुल। देखिए बैक्टीरिया सेल, फंगी, ये सारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं, प्रिमिटिव सेल। और ये तो सब हायर प्लांट एनिमल है। देखिए गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम ये मिलकर काम करते हैं। गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम क्या होता है ना, बॉडी का जो सब मतलब गंदे चीज होता है उसको पैकेजिंग करके बाहर फेंक देते हैं। गोल्जी बॉडी का काम ये है, ये एंजाइम सीक्रेट करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ओके। इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। और ये जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम से मिलकर काम करता है और इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट है लाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करने में। लाइटिक एंजाइम मतलब देखिए लाइसोसोम क्या करता है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो लाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जो बैग्स प्रोड्यूस होता है, मतलब जो उसको क्या करता है ये लाइसोसोम, ये खुद डायलिसिस करके मतलब डाइजेस्ट करके मार देता है, मतलब सुइसाइडल बैग बोलते हैं। जो कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है, कि सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल डैमेज हो जाता है, तो फिर गोल्जी बॉडी उससे लाइटिक एंजाइम मतलब मिलाकर उसे एक पैकेजिंग प्रोडक्ट बना देता है और लाइसोसोम उसको मार देता है, ओके। सिंपल। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम जनरली आपको पता चल गया होगा, पेरोक्सिसोम नाम से ही पता चल जाता है। ग्लाइकोलाइड मेकालॉजी में ये हेल्प करता है, फोटो रेस्पिरेशन में, C3 प्लांट में, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं हमारे प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेरोजोम, ओके। स्पेरोजोम की बात करते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसी तरह ही काम करता है गोल्जी बॉडी की तरह, पर ये क्या करता है ना, यहाँ पे लिपिड स्टोरेज होता है, मतलब 98% लिपिड स्पेरोजोम में स्टोर होता है, ओके। और नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसोम। ये ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जर्मिनेटिंग सीड को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, तो लिपिड को ये कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। देखिए यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, स्पेरोजोम एनिमल सेल में नहीं है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं है। देखिए स्पेरोजोम एंड एनिमल सेंट्रियोल दोनों अपोजिट कैरेक्टर के हैं। स्पेरोजोम एनिमल सेल में नहीं है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं है, ओके। देन वैक्यूल आता है। वैक्यूल एक मेजर पार्ट कैरी करता है साइटोप्लाज्म का, क्योंकि वैक्यूल में बहुत ज़्यादा वाटर होता है। 90% मतलब ऑफ साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई बाय वैक्यूल, क्योंकि वहाँ पे वाटर होता है और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए प्लांट हो या एनिमल हो, बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर होता है क्योंकि वैक्यूल की वजह से, ओके। और ब्लड की वजह से ऑल्सो, ब्लड में भी बहुत ज़्यादा वाटर होता है, ओके। तो ये दोनों की वजह से वाटर मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो फिर क्या वैक्यूल का इंपॉर्टेंस क्या है, टोनोप्लास्ट, इसको आप याद रखेंगे। द मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और ये प्लांट फिजियोलॉजी में जो प्लाज्मोलिसिस ऑस्मोसिस वो चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा टोनोप्लास्ट।
देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे रेस्पिरेशन चैप्टर में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रेब्स साइकिल एनर्जी रिलीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्रेब्स साइकिल का जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और कुछ एंजाइम हमारा मैट्रिक्स में पाया जाता है। ओके, इसी तरह हम क्लासिफाई करे किए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय 2 concentric unit membranes, outer membrane, inner membrane, okay, and also matrix 200 to 800 माइटोकॉन्ड्रिया एवरेज एक सेल में आपको मिलेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। तो इतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? क्योंकि एनर्जी रिलीज करने के लिए। ये सारी चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ऑलरेडी इसको रेस्पिरेशन के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या एक्चुअली लिखा गया है मैं आपको समझा देता हूँ इजीली में। देखिए, जो भी आप रेस्पिरेशन करते हैं, क्या होता है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है? NADP फॉर्म में, NADPH2, FADH2, ATP, इसके फॉर्म में। NADPH2 एंड FADPH2 ये डायरेक्ट हमको एनर्जी नहीं देते हैं, ATP में नहीं देते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सिस्टम के थ्रू ATP में कन्वर्ट किया जाता है। FADH2 देता है 2 ATP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 देता है 3 ATP। ये सारे हम रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये ATP जनरेट करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। देन आता है हमारा प्लास्टिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के केस में, नॉट एनिमल केस। ओके, देखिए, प्लास्टिड का काम होता है फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड बहुत तरह के होते हैं। इंपॉर्टेंट हम जो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये तो सारी चीज़ आपको पता ही होगा। ग्रीन लीफी पार्ट्स, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो फिर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, ये कॉमन सा चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट का 2 चीज़ है, मतलब 2 पार्ट्स है, एक स्ट्रोमा, एक ग्राना। स्ट्रोमा होता है वो जो लिक्विड पार्ट, एंड ग्राना होता है सॉलिड पार्ट। मैं आसान सी शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि याद रखने में ये इजी होगा। ओके, और स्ट्रोमा के साथ 40 to 80 ग्राना मतलब जुड़कर रहता है, और ईच ग्रानम कंटेन 5 to 25 सिस्टन, जो कि कॉइन की तरह स्टैक होकर रहता है। वो जो ग्राना है ना, वहाँ पे ऐसे कॉइन की तरह स्टैक होकर रहता है। उसके बाद देखते हैं थाइलाकॉइड्स। ये एक थाइलाकॉइड्स माना जाता है, मतलब 40 to 80 ग्राना मिलकर एक सिस्टन बनाते हैं। एक सिस्टन, बहुत सारे सिस्टन मिलकर थाइलाकॉइड बनाते हैं। ओके, आपको याद क्या रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है क्वांटाजोम्स। क्वांटाजोम्स मतलब 250 to 300 फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्वांटाजोम्स मीन्स 250 to 300 फोटोसिंथेटिक यूनिट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सिर्फ और कुछ इजी सा आप याद रखेंगे। 40 to 80 ग्राना मिलकर बनाते हैं सिस्टन, 5 to 25 सिस्टन मिलकर बनाते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड सब मिलकर बनाते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिड जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट नाम से ही पता चल गया, ल्यूको मीन्स व्हाइट कलर, मीन्स कलरलेस। कलरलेस प्लास्टिड ये क्या क्या स्टोर करता है? स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स। क्रोमोप्लास्ट नाम से ही पता चल गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर किया होगा, जैसे कि फाइकोसियानिन, फिकोजांथिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स यहाँ पे स्टोर होता है, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट। ओके, देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। ओके, तो हमारा सेल का चैप्टर खत्म।